गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने राजकोषीय नीति का अर्थ, उसके उद्देश्य का अध्ययन किया था। आज हम उससे आगे अध्ययन करते हैं। भारत की जो राजकोषीय नीति है उसके अंग क्या हैं या उसके प्रमुख भाग क्या हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया। पीछे वाले लेक्चर में आपको शॉर्ट के अंदर बताया गया था इसके प्रमुख 4 भाग होते हैं। पहला आपको बताया था करारोपण, फिर आपको बताया गया था सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और बजट। आज हम डिटेल में इनकी स्टडी करेंगे कि इन कंपोनेंट्स के माध्यम से कैसे राजकोषीय नीति कार्य करती है या किस हिसाब से ये कंपोनेंट्स के रूप में काम आते हैं। तो पहला लेते हैं हम इसके अंदर करारोपण या कर नीति, टैक्सेशन पॉलिसी। किसी भी सरकार का जो होती है उसका राजकोषीय नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? आय प्राप्त करना और उस आय को आर्थिक विषमता मिटाने के रूप में उसको क्या करना, काम में लेना। यानी कर नीति जो होती है आय का प्रमुख स्रोत होती है किसी भी गवर्नमेंट का। एक देश, जो देश की सरकार है उसकी आय किसके माध्यम से होती है? कर के माध्यम से होती है। उसके लिए क्या बनाया जाता है? करारोपण की नीति बनाई जाती है, टैक्सेशन पॉलिसी बनाई जाती है। जैसे कि हमें किन चीज़ों पे कर लगाना है, आवश्यक उपभोग पे कर लगाना है, उस पर नियंत्रण लगाना है, मूल्य स्तर में वृद्धि ना हो उसके लिए टैक्स लगाया जाता है, पूंजी निर्माण के लिए, बचत को बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ों के ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? आपकी टैक्स जो पॉलिसी होती है उसके अंदर इसको बनाया जाता है। और जब आप टैक्स लगाते हैं तो जो अमीर होते हैं उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाया जाता है। भारत की जो कर नीति है उसके अंतर्गत तो उनसे आय प्राप्त करके और उसको फिर एक्सपेंसेस किया जाता है, उसका व्यय किया जाता है। सार्वजनिक व्यय जब हम इसका सेकंड टॉपिक देखेंगे उसमें देखेंगे तो उनको फिर इस हिसाब से लगाया जाता है ताकि आर्थिक विषमता क्या है, कम हो। यानी एक जो कर नीति होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आय प्राप्त करना और दूसरा आर्थिक विषमता को मिटाना। यानी टैक्स इस हिसाब से लगाया जाए कि जो अमीर है उस पर ज़्यादा टैक्स लगे, गरीब पर टैक्स का भार कम से कम पड़े, ताकि जो आर्थिक विषमता की खाई है वो क्या है, कम हो जाए। इसको प्रोग्रेसिव टैक्स भी बोला जाता है। तो कर नीति के अंतर्गत राजकोषीय नीति का पहला पार्ट हम देख रहे हैं, कर नीति। कर नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं? आय प्राप्त करना और आर्थिक विषमता को मिटाना। इसलिए हम करारोपण में क्या करते हैं कि इस हिसाब से करारोपण किया जाता है ताकि उद्योग और वाणिज्य में लगे व्यक्तियों और संस्थाओं को अधिकाधिक जो है उनसे कर वसूल किया जाए और कर की दरें भी कैसी हो, प्रगतिशील हो। प्रगतिशील कर उसको कहा जाता है जैसे कि जिसकी ज़्यादा इनकम है उस पर ज़्यादा टैक्स, कम इनकम है उसको कम टैक्स, या फिर जैसे जैसे इनकम स्लैब बढ़ते जाते हैं उसके ऊपर टैक्स की रेट्स बढ़ा दी जाती हैं। तो इसको प्रोग्रेसिव टैक्स बोला जाता है। हालांकि भारत के संबंध में जो इनकम टैक्स है वो एक तरह से सेमी प्रोग्रेसिव है। कुछ शुरू में तो जैसे आय बढ़ती है तो उस पर टैक्स बढ़ता है, लेकिन फिर एक लिमिट के बाद में जब आय बढ़ती है तो उसके ऊपर उस तुलना के अंदर टैक्स नहीं बढ़ रहा होता। हालांकि बढ़ रहा होता है लेकिन उस तुलना में नहीं बढ़ रहा होता है जिस तुलना में उनकी आय बढ़ रही होती है। तो एक सीमा तक तो हमारा कर क्या है, प्रगतिशील है। तो ये अलग अलग कर के तरीके होते हैं। रिग्रेसिव होता है, जैसे कि एक दूसरा मेथड होता है करारोपण का, रिग्रेसिव। रिग्रेसिव में क्या होता है कि ज़्यादा आय वाले को तो कम टैक्स देना होता है और कम आय वाले पे ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है। हालांकि हमारे देश में इस नीति को काम में नहीं लिया जाता है। इसी चैप्टर के अंदर जब हम आगे देखेंगे टैक्स के अलग अलग तरीके कौन से, उसमें हम ये देखेंगे। अभी हम यहाँ पे सिर्फ ये देख रहे हैं कि भारत की राजकोषीय नीति है जो उसके कंपोनेंट्स क्या है। तो उसका पहला कंपोनेंट जो है वो है टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आय प्राप्त करना और आर्थिक विषमता को जो है वो आपका कम करना। अब बात आती है कि जब टैक्सेशन पॉलिसी है तो उसके अंदर जो कर नीति है हमारी, तो उस कर नीति के अंदर जो उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, भारत की जो कर नीति है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो उसकी जो पहली विशेषता है वो है बहुकर नीति, मल्टीपल टैक्सेशन पॉलिसी। भारत के अंदर जो करारोपण की नीति है वो उसमें क्या है, अलग अलग टैक्स हैं, अलग अलग टैक्स स्लैब बनाए गए हैं। डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। हालांकि सारे इनडायरेक्ट टैक्स को लगभग मिला के उसके GST ला दिया गया। तो एक तरह से क्या है, हर चीज़ के लिए अलग अलग टैक्स हैं। तो बहुकर नीति या मल्टी टैक्सेशन पॉलिसी भारत के अंदर क्या ली जाती है, काम ली जाती है। और जो टैक्स है वो लगाए किस लिए जाते हैं? ताकि एक तो आय जनरेट हो और एक आर्थिक विषमता जो है वो कम हो। दूसरी जो हमारी टैक्सेशन पॉलिसी उसकी विशेषता क्या है? अप्रत्यक्ष करों पर निर्भरता, मोर डिपेंडेंस ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेशन। जो हमारी जो कर नीति है उसकी ज़्यादा डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर है। डायरेक्ट टैक्स का जो भाग अगर पीछे की बात की जाए, हालांकि वर्तमान में ये चीज़ें सुधर रही है और डायरेक्ट टैक्स बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर हम प्राचीन काल से बात करें 1990-91 से लेके लगभग 2010 तक की बात करें तो एक जो इनडायरेक्ट टैक्स पे अप्रत्यक्ष जो करते उस पर निर्भरता क्या थी? प्रत्यक्ष करों की तुलना में आय का स्रोत वो क्या थे? ज़्यादा थे। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो राजस्व प्राप्ति का साधन।
टैक्सेशन पॉलिसी ही राजस्व प्राप्ति का क्या मुख्य साधन है। मेन सोर्स जो है रेवेन्यू का गवर्नमेंट का वो क्या है, टैक्सेशन ही है। अगली जो विशेषता है वो है प्रत्यक्ष करों की प्रगतिशीलता, प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। हमारे यहाँ जो डायरेक्ट टैक्स लगाए जाते हैं जैसे कि इनकम टैक्स वगैरह, तो ये क्या है, प्रोग्रेसिव नेचर के, यानी जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी उसके साथ साथ करों की दर में भी क्या होती है, वृद्धि करती जाती है। ये क्यों की जाती है, ताकि देश के अंदर आर्थिक विषमता को क्या किया जा सके, कम किया जा सके, क्योंकि धनी व्यक्ति पर ज़्यादा टैक्स लगेगा, वो आसानी से चुका भी सकता है, और इससे जो आय प्राप्त होगी वो निर्धन व्यक्तियों पर, उनके सामाजिक उत्थान के ऊपर लगाया जाए, जैसे रोजगार कोई कार्यक्रम हो गए, उनके सब्सिडी हो गई, कुछ सहायता हो गई, पेंशन स्कीम हो गई, अलग अलग तरीके से होता है। तो प्रत्यक्ष कर जो है वो क्या है, हमारे यहाँ पे एक तरह से प्रगतिशील प्रकृति के हैं। अगली जो इसकी विशेषता है वो है समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित, यानी आज़ादी के बाद से ही हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहा था वो था लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो जो टैक्स नीतियाँ जो बनाई गई हैं वो इन्हीं सिद्धांतों के ऊपर बनाई गई हैं, यानी इनका जो फोकस है वो एक तरह से धन के केंद्रीकरण पे न होकर लोगों के बीच आय की जो आर्थिक विषमता है उसको कम करने पे और सामाजिक उत्थान पे और सामाजिक कल्याण पे ज़्यादा रहता है, यानी सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित हमारी टैक्सेशन पॉलिसी है। अगली जो हमारी टैक्सेशन पॉलिसी की जो विशेषता है वो है बचत उन्मुखी करारोपण नीति, यानी सेविंग ओरिएंटेड टैक्सेशन पॉलिसी है हमारी। हमारी जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो पॉलिसी हालांकि वर्तमान में कुछ सालों को छोड़ दिया जाए, उससे पहले की अगर हम बात करें तो ये पूरी तरीके से बचतोन्मुखी थी। हालांकि अब थोड़ा थोड़ा एक्सपेंसेस पे ज़्यादा ध्यान देने लगा है, बचतोन्मुखी जो स्कीमें हैं उन पे रेट्स वगैरह कम की जा रही हैं। तो जो मेनली जो हमारा जो अगर पूरी हम स्टडी करें तो ये सामने ये निकल के आता है, एक निचोड़ के हमारी जो कर नीति है वो बचत को प्रोत्साहित करने के लिए होती हैं। जैसे कि हमारी इनकम टैक्स की अगर बात करें तो उसमें हम जो कुछ ऐसे स्कीमें बताई जाती हैं टैक्स रिबेट के लिए, जैसे आप बचत स्कीम लेंगे तो आपको उतना टैक्स नहीं देना पड़ेगा, या फिर जैसे जीवन बीमा प्रीमियम हो गए, भविष्य निधि की अलग चीज़ें हो गई, म्यूचुअल फंड्स कई हो गए, राष्ट्रीय बचत पत्र जो सेविंग थे, किसान के कुछ बचत पत्र आते थे पहले, जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया थी उसके कुछ बीमा योजनाएं थी, तो उसमें अगर आप जमा करवाते हैं तो उसमें आपको टैक्स को क्या होती थी, छूट होती थी। तो एक तरीके से लोगों को बचत करने के लिए क्या किया जाता था, प्रोत्साहित किया जाता था। टैक्स को इस हिसाब से लगाया जाता है कि आप अगर उसमें सेविंग करेंगे तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो जो हमारी कर नीति थी वो क्या है, बचत उन्मुखी करारोपण नीति है, सेविंग ओरिएंटेड हमारी टैक्सेशन पॉलिसी है। अगली जो हमारी करारोपण नीति की विशेषता है वो है करारोपण सिद्धांतों के अनुरूप। करारोपण के सिद्धांत क्या होते हैं, मेनली कि लोचशील होने चाहिए, यानी उनमें क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, हम बढ़ा सकें घटा सकें। तो लोचशीलता गुण हमारे वाले मितव्ययी होना चाहिए। मितव्ययी ऐसे कि जो पे कर रहा है उसको ज़्यादा परेशानी ना हो, जैसे कि आपको शुरू में एक सेंटेंस में बताया था कि बतख को इस प्रकार नोचो कि वो कम से कम शोर मचाए। तो मितव्ययी पूर्ण होना चाहिए, जिस पर टैक्स लगाया जा रहा है वो आसानी से उसको क्या कर सके, चुका सके। तो करारोपण के सिद्धांतों के हमारा अनुरूप भी है। तो ये थी हमारी करारोपण नीति की विशेषताएं। हमने राजकोषीय नीति का पहला कंपोनेंट टैक्सेशन पॉलिसी का अध्ययन किया, जिसमें हमने उसके उद्देश्य और उसकी विशेषताओं को देखा। अब बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट की, फिजिकल पॉलिसी के दूसरे कंपोनेंट की। दूसरा कंपोनेंट जो इसका है वो है सार्वजनिक व्यय नीति, पब्लिक एक्सपेंसेस पॉलिसी। अब गवर्नमेंट को सार्वजनिक आय होगी तो वो उसको क्या करेगी, व्यय करेगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर करेगी। तो सार्वजनिक व्यय के लिए वास्तव में सरकार की वास्तव में तो कोई नीति नहीं होती है, लेकिन सरकार समय समय पर अपनी प्राथमिकताएं बदलती है। देश में किस चीज़ की आवश्यकता है उसके आधार पर सार्वजनिक व्यय किए जाते हैं। तो सार्वजनिक व्यय नीति एक हम पहले फाइनल करके नहीं चल सकते, उस टाइम क्या हमें आवश्यकता है, उस साल की या उन 2 साल की, उन 5 साल की, तो उस हिसाब से सार्वजनिक व्यय को क्या किया जाता है, फाइनल किया जाता है। सार्वजनिक व्यय नीति के अंदर क्या होता है, या तो आर्थिक क्षेत्र में व्यय किए जाते हैं या गैर आर्थिक क्षेत्र में व्यय किए जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कौन से क्षेत्र में ज़्यादा व्यय करने, कौन से में कम करने, ये सरकार की प्राथमिकता पे डिपेंड करता है। भारत में तो सार्वजनिक व्यय 2 क्षेत्रों में किए जाएंगे मूल्य। तो आर्थिक क्षेत्र में हम जैसे कह सकते हैं, जैसे कृषि हो गया, आपका उद्योग हो गया, परिवहन हो गया, व्यापार हो गया, सिंचाई हो गई, विद्युत हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सारी चीज़ें विकास से संबंधित जितनी चीज़ें होगी, तो ये क्या होता है, आर्थिक क्षेत्र के एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अब दूसरे एक्सपेंसेस आपके आते हैं गैर आर्थिक क्षेत्र के। गैर आर्थिक क्षेत्र जैसे कि समाज कल्याण योजनाओं के लिए हमने कर दिया, कोई वृद्ध पेंशन वगैरह इनके लिए कुछ कर दिया, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए। हालांकि शिक्षा को हम एक तरह से गैर आर्थिक नहीं कह सकते, चिकित्सा को निकले, क्योंकि इन चीज़ों से भी क्या होते हैं, बाद में जाके हमारे पास मैन पावर जनरेट होती है और वो मैन पावर कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव होती है। लेकिन मोटा मोटी हम बात करें तो उसी टाइम या उस साल के दौरान अगर हम बात करें तो इससे आउटपुट थोड़ा कम आता है, इसलिए इसको गैर आर्थिक क्षेत्र के अंदर मान लिया जाता है। जैसे कि शिक्षा, चिकित्सा, समाज कल्याण आदि कार्यों पर व्यय किए जाते हैं। तो मेनली सार्वजनिक व्यय नीति क्या होती है, या तो आर्थिक क्षेत्र में व्यय किए जाएंगे या गैर आर्थिक क्षेत्र के अंदर व्यय किए जाते हैं। तो सरकार की जो व्यय करने की नीति होती है उसको ही सार्वजनिक व्यय नीति बोला जाता है। और ये डिपेंड किस पे करता है, सरकार की खुद की प्राथमिकताओं की, उस देश की अर्थव्यवस्था किस टाइप की, उस हिसाब से इसको सार्वजनिक व्यय किए जाएंगे। तो अब बात आती है तीसरे कंपोनेंट की, सार्वजनिक ऋण नीति, पब्लिक डेब्ट पॉलिसी। अब सरकार की आय और व्यय होते हैं,
आय कैसे होती है? टैक्सेशन से। और व्यय कैसे करती है? आर्थिक क्षेत्र में या गैर आर्थिक क्षेत्र में करती है, या विकास व्यय और गैर विकास व्यय हम कह सकते हैं। अब जब ये दोनों बराबर चल रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर सार्वजनिक ऋण नीति की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब हमारे आय कम होती है और हमारे व्यय ज़्यादा होते हैं, यानी टैक्स हमारे कम हो रहे हैं लेकिन जो हमारे पब्लिक एक्सपेंडिचर वो ज़्यादा है, तो जब हमारे व्यय ज़्यादा हैं और हमारी आय कम है तो इसकी पूर्ति कौन करेगा? ऋण करेगा। तो इसके लिए क्या बनाना पड़ता है? सार्वजनिक ऋण नीति का गवर्नमेंट सहारा लेती है। सार्वजनिक ऋण कैसे हो सकते हैं? या तो आंतरिक ऋण, यानी देश के अंदर से, देश के लोगों से, देश की संस्थाओं से प्राप्त किए जाते हैं, या फिर बाहर से प्राप्त किए जाते हैं, यानी इंटरनल या एक्सटर्नल डेब्ट। दोनों तरीके से सार्वजनिक ऋण प्राप्त किए जाते हैं। जो आपके इंटरनल जैसे डेब्ट हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे कि बाजार से ऋण ले लिया, कुछ जैसे लघु बचतें वगैरह गवर्नमेंट की स्कीम होती है उनके माध्यम से वो पूर्ति कर लेती है, जैसे पीपीएफ वगैरह सी हो गई, भविष्य निधियाँ वगैरह हो गई या आरबीआई के पास कोई भी विशेष उधार या जमा है उस हिसाब से सहायता लेती है, तो उसको बोला जाता है आंतरिक ऋण या इंटरनल डेब्ट। जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल डेब्ट की, बाहरी ऋण की, तो बाहरी ऋण के अंदर जैसे आपका कोई रीपेमेंट्स आप कोई कर रहे हो, सकल ऋण का अनुदान वगैरह कोई बाहर से आपने प्राप्त किया, या कोई जो बाहर की संस्थाएं हैं आईएमएफ वगैरह ट्रस्ट कोष उनसे ऋण प्राप्त कर लिया, कोई रिवॉल्विंग फंड है आपके पास आवर्ती कोष वगैरह वो प्राप्त कर लिए, दूसरी गवर्नमेंट से आप प्राप्त कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से आप प्राप्त करते हैं, या विदेशी संस्थाओं से जो है उनसे आप ऋण वगैरह लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? आपके बाहरी ऋण के अंतर्गत आती हैं। ये था आपका जो कंपोनेंट है तीसरा वो। अब बात करते हैं अंतिम कंपोनेंट की, बजट नीति की। एक तरह से राजकोषीय नीति का जो व्यवहारिक रूप है वो क्या है? बजट ही होती है। ये सारी चीज़ें बजट के अंदर आ जाती हैं। जो अभी तक हमने अध्ययन की वो सब का समावेश हमें बजट में देखने को मिलता है। और बजट एक तरह से राजकोषीय नीति का व्यवहारिक रूप कैसे है कि इसी में सारी चीज़ें शामिल की जाती है, और आने वाले जो एक वर्ष होता है उसके आधार पर ही वो टैक्स कलेक्शन है, तो अगर उनको व्यय करने हैं तो ये सारी चीज़ें बजट में होती हैं। इसलिए बजट को क्या बोला जाता है? जो राजकोषीय नीति होती है उसका व्यवहारिक रूप या एक तरह से व्यवहारिक उपकरण इसको बोला जाता है। अब बजट जो है वो कैसे होता है, कौन बनाता है, कैसे कितने टाइम के लिए बनाया जाता है, इसमें क्यों कौन सी चीज़ें शामिल की जाती है, जो हम पीछे के लेक्चर्स में देख चुके हैं। यह हम शॉर्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो बजट होता है वो एक तरह से तीन तरह से एक राजकोषीय नीति का बजट जो होता है वो हो सकता है। यानी एक तरह से सरकार का जो आगामी वर्ष के लिए जो सरकार की योजना है वो कैसे हो सकती है, उसके आय व्यय के जो अनुमान होते हैं वो कैसे हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बजट एक या तो संतुलित हो सकता है, या अधिक्य का हो सकता है, या घाटे का बजट हो सकता है। संतुलित बजट उसको कहा जाता है जिसमें बजट आय और व्यय दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन ये एक काल्पनिक स्थिति है, एक मोस्टली देखने को नहीं मिलती। या तो बजट अधिक्य का बजट बनेगा और या घाटे का बजट, और मोस्टली बजट घाटे के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि अधिक्य का बजट के बारे में एक बात बोली जाती है कि ये जो आपका वित्त मंत्री होता है उसकी वित्तीय अकुशलता को दर्शाता है, यानी उसके पास रिसोर्सेज हैं और वो उसको विकास के लिए यूज नहीं कर पा रहा। तो संतुलित बजट में क्या होता है? आपके आय और व्यय बराबर होते हैं। अधिक्य के बजट में आपका क्या होगा? आपकी आय ज़्यादा होगी और आपके व्यय कम होंगे। और घाटे के बजट के अंदर, या जो डेफिसिट का जो आपका बजट है, फिजिकल डेफिसिट, उसके अंदर क्या होगा कि आपका घाटे के बजट के अंदर आपके व्यय ज़्यादा होते हैं, आपकी आय कम होती है, तो उसको घाटे का बजट बोला जाता है। इन बजट जो घाटा होता है इनकी पूर्ति अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग तरीक़ों से की जाती है। तो ये आज हमने अध्ययन किए राजकोषीय नीति के कंपोनेंट्स, जिसके अंदर पहला हमने देखा कर नीति, दूसरा सार्वजनिक व्यय नीति, तीसरा सार्वजनिक ऋण नीति, और अंतिम बजट नीति। इन चीज़ों के सारा मिलके जो एक है वो राजकोषीय नीति पूर्ण होती है। थैंक यू।